हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिल्ली से लखनऊ जा रही रोडवेज की बस हाईवे पर दौड़ रही थी। बस के अंदर सभी यात्री अपने अपने में व्यस्त थे। बस के कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि आगे जो भी ढाबा नज़र आए वहाँ बस को कुछ देर के लिए रोक दे। ड्राइवर को भी उसका सुझाव सही लगा। बस एक ढाबे पर रुकी। कंडक्टर ने सबसे कहा, बस कोई आधा घंटा यहाँ रुकेगी। जिसको चाय पानी पीना हो, टॉयलेट जाना हो, जाओ, लेकिन समय पर बस में बैठ जाना, वरना हम जिम्मेदार नहीं। सब बस से उतरने लगे। रवि भी उतरना चाहता था, पर उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी उसके कंधे पर सर रखकर ऊँघ रहा था। रवि ने उसे हिलाकर जगाया। वो आदमी हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ, ये बस क्यों रुक गई? रवि ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक ढाबे पर रुकी है। आपको भी अगर कुछ खाना हो तो चलो। रवि ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके पड़ोस में बैठे आदमी ने रोकते हुए कहा, रुको भाई, एकदम से कहाँ भागे जा रहे हो? ठहरो, मैं भी आता हूँ। रवि उस आदमी से पीछा छुड़ाना चाहता था। जब से वह बस में चढ़ा था, उसने अपनी बकबक से रवि को परेशान कर दिया था। वो तो ना जाने कैसे वह उसके कंधे पर सर रखकर सो गया था। इससे रवि को कुछ देर के लिए राहत मिली थी। बिना उसे जगाए रवि के लिए बस से उतरना संभव नहीं था। बस में बैठे बैठे वह ऊब गया था। कुछ देर वह अपने पैर खोलना चाहता था। सर भारी हो रहा था। उसे एक चाय की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसे उस आदमी को जगाना पड़ा। रवि ने बस से उतरते हुए कहा, नहीं रुक सकता हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। बस से उतरकर रवि ने अंगड़ाई ली। फिर अपनी टांगों को झटक कर खोला। उसके बाद चहलकदमी करते हुए ऐसी जगह देखने लगा जो एकांत में हो और वह आराम से बैठ सके। उसे बरगद के पेड़ के बगल में एक जगह दिखाई पड़ी। रवि ने उस जगह की ओर इशारा कर ढाबे पर काम करने वाले लड़के से कहा, एक कड़क चाय वहाँ पहुँचा देना। रवि अपनी पसंद की गई जगह पर गया। वहाँ एक चारपाई पड़ी थी। उसने अपना बैग चारपाई पर रखा, उसका तकिया बनाकर आराम से लेट गया। लेटे हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वंदना कहाँ गई होगी? जो कुछ उसने सुना वह सही नहीं हो सकता है, लेकिन फिर वो गई कहाँ? उसे तो कुछ पता ही भी ना चलता। वो तो उस दिन उसकी बहन रज्जो का फ़ोन आया था। तब बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया कि वंदना अपनी ससुराल से कहीं गायब हो गई है। उसके बाद उसने बहुत पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। पर वंदना के बारे में मिली आधी अधूरी जानकारी ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी थी। उसने अपने बचपन के दोस्त सतीश को फ़ोन किया। पहले तो उसने भी गोलमोल बात कर टालने की कोशिश की, लेकिन उसके बहुत पूछने पर उसने बताया कि वंदना अपनी ससुराल से गायब है। पहले तो उसके ससुराल वालों ने यह बात छिपा कर रखी, लेकिन जब सावन में वंदना का भाई नवीन उसे लिवाने गया तो उसके पति रघुनाथ ने बताया कि वह उन लोगों के मुख में कालिक पोतकर किसी आशिक के साथ भाग गई। कुछ दिन तक दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप हुए। उसके बाद वंदना के घरवाले शांत हो गए। उन्होंने मान लिया कि वंदना सचमुच किसी के साथ भाग गई है। रवि का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। साहब चाय। रवि अपने ख्यालों में से बाहर आया। ढाबे में काम करने वाला लड़का चाय लिए खड़ा था। वह उठा और उसके हाथ से कुल्हड़ ले लिया। कुछ खाने के लिए भी लाऊं साहब? नहीं, लड़का वहीं खड़ा रहा। क्या बात है भाई, घबराओ नहीं, जाते समय पैसे देकर जाऊंगा, भाग नहीं जाऊंगा। वो साहब, ये जगह एकांत में है ना, इसलिए मालिक ने बोला कि पैसे लेकर आना। रवि ने कुछ नाराज़गी से उसकी तरफ देखा। उस लड़के ने कहा, क्या करूं साहब, मैं नौकर हूं, मालिक का हुक्म तो मानना पड़ेगा। रवि ने देखा उस लड़के की उम्र 15-16 की होगी। उसका छोटा भाई भी इतना ही बड़ा है। उसे उस लड़के पर तरस आ गया। चाय का कुल्हड़ ज़मीन पर रखकर उसने अपना बटुआ निकाला। कितने हुए? 12 रुपये साहब। 12 रुपये? हर जगह तो 10 रुपये की मिलती है। साहब, स्पेशल चाय है, पीकर देखिए। रवि ने 12 रुपये दे दिए। लड़के के जाने के बाद वह चाय पीने लगा। लड़के ने सही कहा था, चाय वाकई में बाकी जगहों से अलग थी।
वह चाय का मज़ा लेने लगा। अरे भाई, तुम यहाँ बैठे हो, मैं बड़ी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, कहते हुए उसके साथ सफ़र करने वाला आदमी चारपाई पर बैठ गया। उसका शरीर थुलथुल था। उसके बैठने से चारपाई हिल गई। रवि की चाय छलक गई। इस पर ध्यान दिए बिना वह आदमी बोला, हमारा नाम पप्पू दुबे है, छोटा सा कपड़ों का कारखाना है, ऑर्डर पर स्कूल यूनिफॉर्म और बाकी के कपड़े सिले जाते हैं। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, पर इससे पप्पू ज़रा भी निराश नहीं हुआ। तुम्हारा क्या नाम है? बस मैं तो कुछ पूछ ही नहीं पाया, रवि ने बेरुखी से कहा। अभी आगे भी हमें एक साथ सफ़र करना है। हाँ भैया, खूब मज़ा आएगा, बातें करते चलेंगे। वैसे तुमने नाम नहीं बताया अपना। रवि। सिर्फ रवि? आगे भी कुछ होगा, पूरा नाम बताओ। रवि कुमार। ओह, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? पप्पू ने उसका जवाब सुनने से पहले अपने बारे में बताया। वैसे हम तो आंगर मऊ के हैं, पर लखनऊ में हमारा कारखाना है, इसलिए हम बीवी बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। एक ज़रूरी काम से दिल्ली गए थे। आप भी वहीं रहते हो? नहीं, मलिहाबाद में। अरे वहाँ के तो दशहरी आम बहुत मशहूर हैं, आपके भी बाग वाग है? रवि को लग रहा था कि अगर यह आदमी इसी तरह से बात करता रहा तो लखनऊ पहुँचते पहुँचते वह पागल हो जाएगा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। पप्पू की दिलचस्पी बागों से हटकर रवि के काम पर आ गई। वैसे डील डॉल तो तगड़ा है, क्या फ़ौज में हो? बीएसएफ में। अरे एक ही बात है, करते तो देश की रक्षा ही है ना साहब। रवि उठकर खड़ा हो गया। पप्पू ने कहा, क्या हुआ भैया, उठ क्यों गए? बस के चलने का समय हो रहा है। अच्छा, इतनी जल्दी? हम तो कुछ खाए पिए भी नहीं। तो जाकर खा पी लीजिए, अभी 10 मिनट है, मैं बस में जाकर बैठता हूँ। रवि ने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से बस की ओर चल दिया। जब वह बस के अंदर पहुँचा तो बहुत सारे लोग वापस आकर अपनी जगह पर बैठ चुके थे। वह भी अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे 2 यात्रियों के बीच बहस होती सुनाई पड़ी। उसकी सीट से 2 सीट पहले एक लड़के और एक बुजुर्ग महिला के बीच कहासुनी हो रही थी। लड़का कह रहा था, आंटी जी, आप भी अजीब बात कर रही हैं। मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ, तो आपको क्या तकलीफ़ है? अरे वाह, तकलीफ़ क्यों नहीं होगी? गेम खेलते हुए बार बार उछलते हो, फिर आवाज़ भी कितनी तेज़ है। ठीक है, मैं आवाज़ कम कर लूँगा, मेरे पास ईयरफोन नहीं है। आवाज़ कम कर लोगे, पर गेम खेलते हुए कभी इधर होते हो कभी उधर। ऐसे कोई मोबाइल पर गेम खेलता है? अब घर जाकर खेलना, मैं नहीं खेलने दूँगी। ये क्या बात हुई भला? आपने बस खरीद रखी है क्या? आपकी तरह मैंने भी टिकट लिया है। हाँ तो चुपचाप ट्रैवल करो, दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो? लड़का चुप हो गया। वह बुजुर्ग महिला से बहस कर रहा था। तभी सब उसे ही घूर रहे थे। रवि उन दोनों के पास जाकर उस बुजुर्ग महिला से बोला, मैम, आपकी समस्या का हल हो सकता है। मुझे गेम खेलने का शौक़ नहीं है, मैं इस लड़के से अपनी सीट बदल लेता हूँ। रवि ने उस लड़के से कहा, तुम चाहो तो मेरी सीट पर जाकर बैठ जाओ। उसने अपनी सीट की तरफ इशारा किया। मेरे साथ जो हैं उन्हें शोर से परहेज नहीं है, यही ठीक रहेगा सर। बुजुर्ग महिला ने भी सहमति जताई। लड़के ने अपना बैग लिया और रवि की सीट पर बैठ गया। बस चलने का समय हो रहा था। कंडक्टर ने देखा कि पप्पू की सीट खाली है। अब ये भाई साहब कहाँ रह गए? कंडक्टर ने दरवाजे पर झाँक कर बाहर देखा। पप्पू आराम से धीरे धीरे आ रहा था। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, भाई साहब, क्या मॉर्निंग वॉक पर निकले हो? जल्दी करो, बस चलने वाली है। कंडक्टर की पुकार सुनकर पप्पू ने अपनी चाल तेज की। बस के पास आकर बोला, काहे हड़बड़ी मचाए हो? कोई मिलिट्री का टाइम है जो 1-2 मिनट इधर उधर नहीं हो सकता? बस में चढ़ते हुए पप्पू हाँफ रहा। अपनी सीट पर पहुंचा तो बगल में किसी और को देखकर हैरान हो गया। उसने निगाह दौड़ाई। रवि बुजुर्ग महिला के पास बैठा था। वह जानबूझकर खिड़की के बाहर देख रहा था। पप्पू ने आवाज़ लगाई, अरे साहब जी, आप वहाँ कहाँ बैठ गए? आपकी सीट तो यहाँ है। रवि कुछ कहता उससे पहले कंडक्टर बोल पड़ा, अरे अब बैठिए भी, बस चलनी है। पप्पू अपनी सीट पर बैठ गया। बस वहाँ से आगे बढ़ गई। रवि खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर अंधेरा था। शाम के करीब 5 बजे वह निज़ामुद्दीन स्टेशन से बस पर बैठा था। उसने अंदाज़ा लगाया कि 12 से 12:30 के बीच बस लखनऊ पहुंच जाएगी। उसके बाद मलिहाबाद तक का सफ़र करना है।
उसने अपने एक दोस्त से बात कर ली थी। दोस्त एक कंपनी में क्लर्क था, शादी नहीं हुई थी, अकेला था। रवि ने सोच लिया था कि रात में दोस्त के यहाँ ठहर कर अगले दिन सुबह मलिहाबाद के लिए निकलेगा। जब से उसे वंदना के बारे में पता चला था, उसका मन छटपटा रहा था। वह कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि वह अपना ससुराल छोड़कर किसी के साथ भाग गई। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, वह मामले की तह तक पहुँचेगा। उसने फ़ौरन 1 महीने की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी। उसके ऑफिसर ने एप्लीकेशन देखकर पूछा था कि क्या वह शादी करने जा रहा है। रवि ने जवाब दिया कि अभी उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, उसके घर में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए जा रहा है। छुट्टी मंजूर हो जाने के बाद वह फ़ौरन ही शाम को बस से लखनऊ के लिए निकल पड़ा। रवि के जेहन में वंदना ही घूम रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने उस समय हालात के आगे सर झुका दिया था, क्यों नहीं लड़कर अपने बचपन के प्यार को हासिल कर लिया था। उसके गांव का स्कूल तब केवल 8वीं कक्षा तक ही था। उसके बाद पढ़ने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था। इस स्कूल की फ़ीस तो अधिक थी ही, दूसरे यह स्कूल कोएड था, अतः लोग लड़कों को तो आगे पढ़ाते थे, पर अधिकांश लड़कियां उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। 9th क्लास की शुरुआत में सब लड़के बड़े उत्साहित थे। अब तक गांव के स्कूल में लड़के लड़कियों की क्लासेस अलग अलग लगती थी, पर यहाँ लड़कियां भी एक ही क्लास में पढ़ने वाली थी। रवि की क्लास में कुल 30 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़कियां थीं। इनमें एक वंदना थी। वंदना के दादाजी ने उसके माता पिता के विरोध के बावजूद भी उसे आगे पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था। क्लास 1 थी, पर ये 8 लड़कियां दाईं तरफ की पहली 3 बेंच में बैठती थी। रवि को ये नहीं पता था कि यह क्लास टीचर ने तय किया था या उन लड़कियों ने खुद। लड़कों ने भी चुपचाप इस व्यवस्था को मान लिया था। रवि बाईं ओर की रो में तीसरी बेंच पर बैठता था। वहाँ से वंदना की सीट साफ दिखाई पड़ती थी। ना चाहते हुए भी बरबस रवि की नज़र चोरी चोरी उधर उठ ही जाती थी। रवि के मन में वंदना की सांवली सलोनी सूरत ने अपना कब्जा कर लिया था। अचानक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। रवि अतीत से वर्तमान में आ गया। रवि के बगल में बैठी बुजुर्ग महिला प्लास्टिक के एक डिब्बे से निकालकर कुकीज़ खा रही थी। डब्बा रवि की तरफ बढ़ाकर बोली, लो तुम भी खाओ। रवि ने जवाब दिया, नो थैंक यू मैम। उस बुजुर्ग महिला ने जोर डालते हुए कहा, अरे खाकर देखो, होममेड है, मेरी बेटी ने बनाए हैं, उसे कुकिंग का बहुत शौक़ है। रवि ने एक ले लिया, खाकर बोला, सचमुच टेस्टी है। बुजुर्ग महिला ने कहा, अच्छा हुआ तुम सीट बदल कर यहाँ आ गए, वरना वो लड़का टी टी करके मेरा सर खा जाता। रवि हल्के से मुस्कुरा दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि सीट बदलकर फ़ायदा तो उसे भी हुआ है, वरना पप्पू दुबे ने अपने सवालों से उसे पका दिया होता। बुजुर्ग महिला ने अपना डब्बा बंद करके बैग में रख दिया। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने कुछ देर बात करने के बाद कंडक्टर को बुलाकर पूछा, भैया बस कहाँ तक पहुँची है, कितने बजे तक लखनऊ पहुँचेंगे? कंडक्टर ने बताया कि आधा घंटे पहले आगरा क्रॉस कर चुके हैं, 12 सवा 12 बजे तक बस लखनऊ पहुंच जाएगी। बुजुर्ग महिला ने फ़ोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को सब बता दिया। फ़ोन अपने पर्स में रखकर रवि से बोली, बेटे का था, बस अड्डे पर आएगा लेने, इसलिए पूछ रहा था। 2 महीने बाद बेटी के घर से लौट रही हूँ। रवि फिर मुस्कुरा दिया। बुजुर्ग महिला ने पूछा, क्या समय होगा? रवि ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर वक्त देखा। 9:17 हुए हैं। सोचती हूँ कुछ देर सो लूँ, पर अगर मैं ना जागूँ तो लखनऊ पहुंचकर जगा देना। बुजुर्ग महिला ने स्लीप मास्क लगाया और सोने की कोशिश करने लगी। रवि ने गौर किया, बस में सन्नाटा था। वह फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। बस में बैठे हुए एक बार फिर वह अतीत में चला गया। 9th क्लास के अंत तक पहुँचते पहुँचते रवि पूरी तरह से वंदना के प्यार में डूब चुका था, पर अभी तक उससे बात भी नहीं हुई थी। स्कूल भले ही कोएड हो, पर लड़कियों के अभिभावकों के आदेश पर एक क्लास में बैठाने के बावजूद टीचर इस बात का ख्याल रखते थे कि लड़के लड़कियों से बात करने या घुलने मिलने की कोशिश ना करें। वंदना उसके ही गांव की थी। स्कूल के बाद वह 2 लड़कियों के साथ पैदल ही घर जाती थी। रास्ते में एक जगह कच्ची सड़क उन लड़कियों के घर की ओर मुड़ जाती थी।
वंदना उसी सड़क पर सीधे अपने घर की तरफ जाती थी। रवि साइकिल से स्कूल जाता था। उसका भी वही रास्ता था जो वंदना का था। बस सीधी सड़क पर कुछ आगे जाने पर एक मोड़ रवि के घर के लिए मुड़ता था। वंदना उस मोड़ के आगे जाकर रहती थी। स्कूल से निकलकर रवि कुछ दूर जाकर रुक जाता था। वहाँ खड़ा होकर वंदना और उसकी सहेलियों के आने की राह देखता था। जब वो उससे आगे निकल जाती थी तो उनसे एक दूरी बनाकर पैदल साइकिल घसीटते हुए चलता था। वहाँ पहुंचकर जहाँ से उसे अपने घर के लिए मुड़ना होता था, वह फिर साइकिल पर चढ़ जाता था। रोज़ रोज़ वह ऐसा इसलिए करता था कि शायद किसी दिन 10 मिनट के उस रास्ते पर जहाँ केवल वो और वंदना होते हैं, वह उससे बात कर सके। पर उसकी हिम्मत हमेशा जवाब दे जाती थी। बस कुछ ही दिन बचे थे 9th क्लास के फाइनल इम्तिहान होने में। उस दिन रवि ने तय कर लिया था कि आज वह किसी भी कीमत पर वंदना से बात करेगा। वंदना के पीछे साइकिल घसीटते हुए वह उस मोड़ पर आ गया जहां उसे अपने घर के लिए मुड़ना था। पर आज साइकिल पर चढ़कर घर जाने की बजाय वह वंदना के साथ आगे बढ़ गया। वह सोच ही रहा था कि वंदना को आवाज़ लगाकर रोके कि तभी वंदना चलते चलते अचानक रुक गई। रवि उसके इस तरह रुक जाने से सकपका गया। वह भी अपनी जगह पर थम गया। वंदना का चेहरा तमतमाया हुआ था। गुस्से में बोली, क्या बात है? रोज़ देखती हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हो। रवि घबरा गया। हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे और तुम्हारे घर का रास्ता एक ही है। वंदना उसी तरह गुस्से में बोली, तुम्हारे घर का मोड़ पीछे छूट गया। रोज़ वहीं से मुड़ जाते हो। आज इतनी हिम्मत की आगे तक चले आए? वो गलती से आ गया। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना अपने बड़े भाई से कहकर पिटाई करवा दूंगी तुम्हारी। अपनी बात कहकर वंदना पैर पटकती आगे बढ़ गई। रवि कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा। जो कुछ था उससे उसकी हिम्मत टूट गई थी। निराश और परेशान उस दिन वह साइकिल घसीटते हुए ही घर गया। उस दिन के बाद से उसने तय कर लिया था कि वंदना को भुलाने की कोशिश करेगा। उसने अपनी सीट बदल ली। ऐसी जगह पर बैठने लगा जहाँ से वंदना पर नज़र ना पड़े। जैसे तैसे उसने 9th क्लास के इम्तिहान दिए। वह पास होकर 10th में पहुँच गया। घर वाले, टीचर्स, नाते रिश्तेदार सब यही बताते थे कि वह उसके जीवन का महत्वपूर्ण साल है। उसे बोर्ड की परीक्षा देनी है, अच्छा रिजल्ट लाना है। लेकिन उससे उलट रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह साल बीतेगा कैसे। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वह वंदना को दिल से नहीं निकाल पा रहा था। अचानक ही बस सड़क के किनारे रुक गई। बस रुकने से लोगों में हलचल सी उठी। एक दूसरे से सवाल करने लगे कि क्या बात है, बस क्यों रुक गई। रवि की बगल में बैठी बुजुर्ग महिला भी जाग गई। स्लीप मास्क हटाकर बोली, लखनऊ पहुंच गए क्या? रवि ने जवाब दिया, नहीं, पर पता नहीं क्यों बस रुक गई है। सब तरफ से क्या हुआ? सवाल सुनकर कंडक्टर ने बताया, वो आगे की सीट पर एक सज्जन बैठे हैं। उनके बच्चे को अचानक उल्टी महसूस होने लगी। उन्होंने रुकवाई है बस। कारण जानकर लोग शांत हो गए। एक आदमी ने कहा, अब बस रुकी ही है तो मैं भी निपट आऊँ, ज़रा रुक जाना। भाई साहब, ज़रा जल्दी करिएगा, यहाँ अधिक देर नहीं रुकना है। वह आदमी उतरा तो उसके साथ दूसरे सज्जन भी बस से नीचे उतर गए। करीब 10 मिनट के बाद बस फिर आगे बढ़ी। बुजुर्ग महिला ने रवि से कहा, अब तो 11 बज रहे होंगे। रवि ने फिर एक बार मोबाइल में देखा। 10:42 हुए हैं। उन बुजुर्ग महिला ने एक बार फिर स्लीप मास्क पहन लिया। रवि ने 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर उसे नहीं मालूम था कि कितना समय लग जाएगा। वह बस एक बात जानना चाहता था कि वंदना किसी मुसीबत में है। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह वंदना को तलाश करके ही रहेगा। अभी तो उसे गांव पहुंचकर सारा मामला समझना था। 1.5 साल ही हुए थे वंदना और रघुनाथ की शादी को। फिर ऐसा क्या हो गया कि वंदना अपनी ससुराल छोड़कर चली गई? ऐसा भी नहीं था कि वंदना की शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। उसने अपनी इच्छा से रघुनाथ के साथ अपने रिश्ते में हामी भरी थी। रघुनाथ से शादी करने के लिए ही तो उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। वंदना के परिवार वालों को उसका और रवि का रिश्ता कबूल नहीं था। रवि ने समझाने की कोशिश की थी कि अगर वंदना हिम्मत करे तो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके माता पिता को वह मना लेगा।
लेकिन वंदना ने साफ ही इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती है। जो रिश्ता उसके परिवार वालों ने तय किया है वह उसे मंजूर है। उसने कहा था कि वैसे भी बीएसएफ जवान की ज़िंदगी का क्या भरोसा। वंदना के इनकार के बाद वह अपनी ड्यूटी पर चला गया था, लेकिन उसे पता चला था कि वंदना की शादी उसके घर वालों ने बड़ी धूमधाम से की थी। अब उसे लग रहा था कि उसे वापस जाने की बजाय शादी के लिए अड़ जाना चाहिए था। बस लखनऊ पहुंच गई। सब उतरने लगे। रवि ने अपने पास बैठी बुजुर्ग महिला को बस से उतरने में मदद की। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि सदा खुश रहे। रवि अपने दोस्त के घर के लिए ऑटो कर रहा था, तभी पप्पू ने आवाज़ दी, ओ साहब, आप तो दूसरी जगह जाकर बैठ गए। लगता है वो माता जी पहचान की थी। आपने बस से उतरने में उनकी मदद की। रवि ने ऑटो में बैठते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ी जान पहचान थी उनके साथ। उसने ऑटो वाले को बढ़ने का इशारा किया। ऑटो अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। रवि की छोटी बहन रज्जो छत पर कपड़े डालने गई थी। उसने अपने भाई को आते हुए देखा तो भागकर नीचे आई, आंगन पार कर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। रज्जो की इस हरकत पर उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, अरे कहाँ भागी जा रही है इस तरह। वह खुद दरवाजे पर यह देखने के लिए गई कि माजरा क्या है। उन्होंने रज्जो को अपने बड़े भाई के साथ आते हुए देखा तो खुशी से चिल्लाई, रज्जो के पापा देखिए, रवि आया है। तब तक रवि भागकर उनके पास पहुंच गया था। उसने अपनी माँ के पैर छुए, उन्हें गले लगाकर पूछा, कैसी हो अम्मा। रवि के पिता शिवदयाल और उसका छोटा भाई महेश भी दरवाजे पर आ गए थे। रवि ने अपने पिता के पैर छुए। महेश ने अपने बड़े भाई के पैर छूकर कहा, अरे वाह भैया, अचानक आ गए। रवि भीतर आकर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। उसके पिता ने पूछा, ऐसे अचानक, कोई खास वजह है। रवि जानता था कि घरवाले उसके इस तरह अचानक आ जाने पर सवाल करेंगे, पर वह भी उन्हें सही बात नहीं बता सकता था, नहीं तो सब परेशान हो जाते। कुछ दिनों की छुट्टियों पर आया हूँ, बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। रवि की माँ प्रभा देवी के मन में भी एक आशंका थी कि उनका बेटा अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों आया है, लेकिन अभी वह इस बात को शुरू नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा, अच्छा किया कि तुम चले आए, हम भी तो तरस गए थे तुमसे मिले बिना। अब बाकी की बातें आराम से करना। वह रज्जो को आवाज़ लगाने जा रही थी कि वह खुद ही अपने भाई के लिए पानी लेकर हाजिर हो गई। रवि को पानी देकर बोली, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम बैठो अपने भाई के पास, हम जा रहे हैं। उठते हुए उन्होंने रवि से कहा, इसे ही कहते हैं कि दिल से दिल की राह होती है। मैंने दाल पीस रखी थी मूंग के पकौड़े बनाने के लिए, तुम आ गए। मूंग दाल के पकौड़े रवि को बहुत पसंद थे। वह खुश होकर बोला, वाह अम्मा, मज़ा आ गया। प्रभा देवी रसोई में चली गई। शिवदयाल भी उनके साथ ही चले गए। भीतर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो लगता है कि रवि उसके लिए ही अचानक आया है। रज्जो के मुंह से निकल गया था, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वंदना के बारे में सुनकर परेशान हो गया होगा। हाँ, पर क्या फ़ायदा, वो क्या कर लेगा। उस लड़की ने अपनी मर्जी से वो रिश्ता चुना था, अब उसे भी नहीं निभा पाई। प्रभा देवी ने समझाते हुए कहा, परेशान ना होइए, अभी आया है, जरा खा पीकर आराम कर ले, फिर बात करते हैं। शिवदयाल वापस रवि के पास चले गए। प्रभा देवी ने पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। नाश्ता करते हुए रवि को महसूस हो रहा था कि उसके पिता उससे कुछ बात करना चाहते हैं। वह जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। बताना तो उसे भी था। वह जानता था कि जो काम वह करने की सोच रहा है उसके लिए उसे ना जाने कहाँ कहाँ और कितने दिनों तक भटकना पड़ेगा। लेकिन वह यह भी समझता था कि उसके माता पिता को उसका निर्णय बेवकूफ़ी भरा ही लगेगा। किसी को भी नहीं पता था कि वंदना कहाँ और क्यों चली गई। उसे खुद भी यह नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करेगा। वह तो बस इतना जानता था कि उसे वंदना को तलाश कर यह साबित करना है कि वह वैसी नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। यही उसका प्रायश्चित होगा। रवि अपने दोस्त सतीश के घर जा रहा था। सतीश और उसकी पत्नी वाणी दोनों ही लखनऊ के एक स्कूल में टीचर थे, पर आज संडे था
इसलिए उसे उम्मीद थी कि दोनों घर पर ही मिलेंगे। इसलिए उसने फ़ोन कर उसे यह नहीं बताया था कि वह गांव आया हुआ है। सतीश के घर का दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसकी नज़र दरवाजे पर लगी तख्ती पर पड़ी। तख्ती नई लग रही थी। उस पर 2 नाम लिखे थे, सतीश चंद्र वाणी। रवि को दरवाजे पर लगी तख्ती देखकर अच्छा लगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला। रवि को देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा। मानव, पहचाना नहीं? मैं रवि अंकल, तुम्हारे पापा का दोस्त। 7 साल का मानव कोई 2 साल बाद उसे देख रहा था। उसने नमस्ते करते हुए कहा, रवि अंकल, पापा मम्मी तो घर पर नहीं है। तभी भीतर से मानव की दादी ने पूछा, कौन आया है मन्नू, किससे बात कर रहे हो? रवि अंदर चला गया। आंगन में चारपाई पर सतीश की माँ बैठी थी। रवि ने पैर छूकर कहा, कैसी हो चाची? चाची ने कुछ क्षणों तक उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसके बाद पहचान कर बोली, रवि बेटा, तुम कब आए? आज सुबह ही आया चाची, रवि ने कहा। मानव बता रहा था कि सतीश और भाभी घर पर नहीं हैं। हाँ, आज सैर सपाटे का दिन है। रोज़ नौकरी पर चले जाते हैं, छुट्टी वाले दिन सैर पर। यह बुढ़िया रह जाती है घर और बच्चे को ताकने के लिए। रवि चाची की आदत जानता था। उन्हें पीठ पीछे बुराई करने की आदत थी। उसने पूछा, चाची कब तक आएंगे दोनों? सिनेमा देखने गए हैं। फिर जबान भी बड़ी चटोरी है, चाट चूट कर शाम तक आ ही जाएंगे। रवि कुछ नहीं बोला। वह जल्द से जल्द सतीश से मिलना चाहता था। चाची ने आगे कहा, सोचा था कि बेटे की शादी करूंगी तो कुछ सुख मिलेगा, पर भैया किस्मत ही खराब है। हम तो अपनी सास की सेवा करते रहे, पर हमारे नसीब ऐसे कहाँ, हमें तो उल्टा सेवा करनी पड़ रही है। रवि जानता था कि चाची अपनी बहू वाड़ी से खुश नहीं रहती। उसका कारण ये नहीं था कि वाड़ी उनका अनादर करती थी या उनकी देखभाल में कमी करती थी। रवि जब भी वाड़ी से मिला, उसने पाया कि वह एक बहुत सुलझी हुई समझदार औरत है। चाची की नाराज़गी तो बस इस बात को लेकर थी कि सतीश ने उनकी सुझाई लड़की की जगह वाड़ी से शादी कर ली थी। रवि सोच कर आया था कि सतीश को लेकर उस जगह पर जाएगा जहां वो लोग बैठे आने वाले भविष्य की बातें किया करते थे। वहीं तो पहली बार उसने सतीश को बताया था कि वह उनके क्लास में पढ़ने वाली वंदना को मन ही मन चाहता है। सतीश को उस जगह ले जाकर उससे सारी बातें पूछना चाहता था, लेकिन सतीश तो शाम तक आने वाला था। उसने चाची से कहा, चाची चलता हूँ, ज़रूरी काम है। उसने उठकर चाची के पैर छुए। चाची ने कहा, अरे बेटा, तुम्हें तो एक गिलास पानी भी नहीं पूछ पाई। क्या करूँ, शरीर चलता नहीं है अब, वरना तुम तो जानते हो, पहले का समय होता तो बिना खाए खिलाए ना जाने देती। जानता हूँ चाची, बचपन बीता है इस आंगन में खेलते हुए। मैं क्या कोई मेहमान हूँ? अच्छा बेटा, वापस जाने से पहले फिर आना। मानव रवि को दरवाजे तक छोड़ने आया। रवि ने कहा, बेटा जब पापा घर लौट आए तो उनसे कहना कि रवि अंकल आए थे, फ़ोन कर ले। मानव ने उसे आश्वासन दिया कि वह अपने पापा को बता देगा। रवि का मन अभी घर लौटने का नहीं कर रहा था। नाश्ता करते हुए शिवदयाल ने बात छेड़ी थी। बात तो ठीक है तुम्हारी कि बहुत दिनों से तुम घर नहीं आए थे, हम भी तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन फिर भी बिना कुछ बताए एकदम अचानक ही आ गए। मतलब यह है कि नवरात्रों के समय छुट्टी लेते, त्यौहार साथ मना लेते और तुम्हारी बात भी कहीं ना कहीं पक्की कर देते। पापा बताया था ना कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। अभी नहीं करनी है का क्या मतलब? तुम्हारा दोस्त सतीश एक लड़के का बाप बन गया है, तुम हो कि शादी को तैयार नहीं। कोई छोटे तो हो नहीं, 27 के हो जाओगे इस दिसंबर में। पापा 26 की उम्र कोई बहुत नहीं होती है आजकल। हमको ना सिखाओ, सब समझते हैं। बेवजह एक जगह अपनी सुई अटका कर बैठे हो, कब तक उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे? अच्छा हुआ नहीं हुई शादी, जहाँ की वहाँ तो निभा नहीं पाई। रवि को अपने पापा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह चुप रहा। बात आगे बढ़ती पर तभी फ़ोन आ गया। शिवदयाल को जाना पड़ा। शिवदयाल एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे। पार्टी के एक नेता पास के मऊ क्षेत्र में आ रहे थे। शिवदयाल उनकी ही आवभगत के लिए गए थे। रवि टहलते हुए उस जगह पहुंचा जहां कई साल पहले वंदना ने उसे डांटा था। रास्ता वही था, बस कच्ची सड़क पक्की हो गई थी।
लेकिन रवि को लगा जैसे वह कुछ फिर से वैसा ही हो गया है। वह साइकिल लिए सर झुकाए खड़ा है। वंदना उसे धमका रही है कि अपने बड़े भाई से कहकर पिटाई करवाएगी। 10th क्लास को शुरू हुए 2 महीने हो गए थे। रवि पूरी कोशिश कर रहा था कि वंदना की तरफ से अपना मन हटा सके, पर खुद को असमर्थ पा रहा था। बात इतनी आसान भी नहीं थी। कोई दूर होता तो उसे भुला पाना आसान भी होता, पर वंदना तो रोज़ उसी क्लास में बैठती थी जहां वह बैठता था। वह भले ही लाख उससे नज़रें बचाने की कोशिश करता था, पर वह वही है। यह एहसास अपने मन से कैसे निकाल पाता? उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही थी। वंदना से भागने की कोशिश उसे और अधिक उसकी तरफ ढकेलती थी। बड़ी मुश्किल में था रवि। अपनी परेशानी किसे बताए? बस एक ही व्यक्ति था, उसका दोस्त सतीश। एक दिन उसने ही पूछ लिया कि आखिर बात क्या है, वह इतना परेशान क्यों रहता है। रवि ने उससे सारी बात बताई। सुनकर वह भी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, यार यह तो विकट समस्या है। वह तुम्हें चाहती नहीं है और तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, पर कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। इस तरह कब तक चलेगा? सतीश ने उससे कहा कि वह उसकी समस्या का समाधान जरूर निकालेगा। एक मोटरसाइकिल रवि के पास आकर रुकी। रवि भाई कब आए? ये सड़क के किनारे खड़े क्या कर रहे हो? रवि ने देखा मोटरसाइकिल पर जुनैद था। उसके अपने बाग थे, इसलिए इसके अलावा वह दूसरे से भी आम खरीदकर देश के बड़े शहरों में विदेश में सप्लाई करता था। जुनैद कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आज सुबह ही आया। चलो फुर्सत निकाल कर घर आना, अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ। जुनैद आगे बढ़ गया। रवि ने टाइम देखने के लिए मोबाइल निकाला तो घर से 2 मिस्ड कॉल थी। कल रात उसने अपना मोबाइल साइलेंट पर कर दिया था। उसे ध्यान ही नहीं रहा। अपने ख्यालों में खोए हुए उसे कुछ समझ भी नहीं आया। रवि ने कॉल किया तो रज्जो ने कहा कि अम्मा घर बुला रही है। रवि की माँ सामने बैठी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बेटे को कैसे समझाए। वह बोली, अब हम क्या समझाएं तुमको? पढ़े लिखे होकर नादानों जैसी बातें कर रहे हो तुम। हमें बताओ कहाँ ढूंढने जाओगे उसे? फिर तुम क्यों ढूंढोगे उसे? उसका पति है, घर वाले हैं, ढूंढना हो तो वह ढूंढे। तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? अम्मा तुम तो जानती हो। उसकी बात बीच में ही काट कर उसकी माँ बोली, हाँ हम जानते हैं कि तुम उससे प्यार करते हो। करते थे नहीं, करते हैं। प्रभा देवी कुछ क्षणों तक रवि के चेहरे को देखती रही, फिर गुस्से से बोली, पर उसे तो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था। तुम्हारे संग शादी से मना करके ही उससे शादी की थी। अब उसके पास से भी न जाने कहाँ चली गई। वो भागी नहीं है अम्मा, ज़रूर किसी मुसीबत में है। जो भी हो उसकी चिंता करने वाले हैं, वो सोचें। रवि की माँ अपने बेटे के दर्द को समझती थी, पर वह नहीं चाहती थी कि वह अपने पागलपन में इधर उधर भटके। उन्होंने कहा, तुम इस तरह अचानक आ गए, इससे हमें और तुम्हारे पापा को लगा था कि तुम वंदना के बारे में जानकर ही यहाँ आए हो, पर तुम तो उसे ढूंढने जाने का फितूर पाले हुए हो। हम कह रहे हैं कि उसे ढूंढ कर क्या करोगे? उससे ब्याह तो कर नहीं सकते। फिर अगर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है तो तुम्हारे साथ क्यों आएगी? हमें उससे ब्याह नहीं करना है अम्मा, पर हमने उसे दिल की गहराई से चाहा था। उसे अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी हो वह चोरी छिपे किसी के साथ नहीं भागेगी। वह ज़रूर मुसीबत में है। अब तुम मुसीबत में फंसने जाना चाहते हो, इतना ही है तो पुलिस में रिपोर्ट करा दो, वो ढूंढ लेंगे। रवि अपनी अम्मा से बहस नहीं कर सकता था। वह छत वाले कमरे में चला गया। अभी यह कमरा उसका हुआ करता था। इस समय उसका भाई महेश वहाँ बैठा पढ़ रहा था। रवि उसके पास जाकर बोला, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, मन लगा कर पढ़ो, इस बार 10वीं क्लास है, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। हाँ भैया, मैं बहुत मन लगा कर पढ़ रहा हूँ, मुझे भी आपकी तरह BSF ज्वाइन करनी है। रवि ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर छत की मुड़ेर पर जाकर बैठ गया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।